राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी हो तो इतना दुख तो सहना ही पड़ेगा। महेश दिल्ली में रहकर काम धंधा करता था। महेश की उम्र जब 28 साल हो गई तो उसके घर वालों ने सोचा कि अब महेश की शादी कर देते हैं। शादी को 2 महीने हो चुके थे। शादी से पहले पम्मी बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब होने लगी थी। घर वालों के सामने तो वह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर दिन भर घूमती रहती, लेकिन उसका अंतर्मन इतना घायल हो चुका था कि अब भीतर से कोई खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। उसे ऐसे लगता था जैसे शादी करके उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी, विवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई। महेश ने इतने दिनों में ना तो अपनी कभी पत्नी को जानने और समझने की कोशिश की और ना ही बातचीत करता था। रात को एकांत में मिलने पर भी वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही माना उसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। पम्मी अपने पति के इस अजीब व्यवहार से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति केवल उसे दुख ही देता था। महेश उसके दुख से कोई मतलब नहीं रखता था। आज भी पम्मी घर का सारा काम निपटा चुकी थी, लेकिन रात को उसे अपने कमरे में जाते हुए बहुत डर का भाव हो रहा था। पम्मी के ससुराल में उसके सास ससुर जेठानी और 2 जेठ जेठानी थी। महेश और पम्मी तीसरे नंबर की बहू और बेटे थे। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे। पम्मी को अपने पति महेश से बहुत डर लगता था। उसका पति अभी कमरे में नहीं आया, वह शायद बाथरूम में था, लेकिन उसका मोबाइल कमरे में ही रखा था। मोबाइल में जब पम्मी ने देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति महेश अश्लील वीडियो देखा करता था। महेश थोड़ी देर के बाद आया और पम्मी सोने का नाटक करने लगी, लेकिन महेश को उसके सोने जागने से क्या फ़र्क पड़ता था। उसने पम्मी को ज़बरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात को उसे चोट लगी थी। महेश फिर से उसे दर्द और पीड़ा पहुंचाने लगा। पम्मी कराह उठी, लेकिन महेश ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब पम्मी ने दबी जुबान में कहा, सुनिए ना, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। महेश ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज़ का यही ड्रामा लगा रहता है, मेरा मूड खराब मत करो। फिर वह अपनी मनमानी करता चला गया। पम्मी एक बार फिर दर्द के सागर में डूबती चली गई। देर रात तक रोती रोती वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो आईने के सामने जाकर खड़ी हुई दर्द से तड़पती पम्मी अपने गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देकर रो पड़ी। तो पति चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्यों बैठ गई हो तुम? औरत हो तो हर रात थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर भी हक नहीं चला सकता क्या? पम्मी की आंखों में आंसू बहने लगे और महेश यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी और अगली रात भी उसकी दर्द को नज़रअंदाज करके उसके पति ने फिर उसके साथ हिंसक व्यवहार किया। पम्मी समझ चुकी थी कि यह सब किस वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी वह किसी से भी कुछ नहीं कहती। आखिर इसके बारे में वह किससे कहे भी? पम्मी सोच रही थी कि शादी होने का मतलब केवल यही है। उसके तो बहुत सारे सपने सजाए थे कि उसका पति उसे प्यार और दुलार करेगा, उसके अपने पलकों पर बिठा कर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ देगा, वह अपने पिया के दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसके पति को केवल उसके तन से ही मतलब था। अभी तो 2 महीने हो चुके थे। हर रात उसके साथ वही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर वह मेकअप से अपने जख्म छुपाने की कोशिश करती थी। घर में सबको यही लगता था कि अभी वह नई नवेली दुल्हन है, इसलिए वह खूब मेकअप कर रही है। उसकी जेठानियाँ भी उसे चिढ़ाती थीं। सास भी आंचल से मुंह दबाकर हंस पड़ती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बंद कमरे में उसके साथ क्या क्या होता है। उस समय तो वह भी फीकी सी मुस्कान के साथ शर्मा कर हंस देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका हृदय फटने लगता था। शर्म के मारे वह अपनी तकलीफ़ किसी से भी बता नहीं पाती थी।
एक जख्म भरता नहीं था कि दूसरा जख्म फिर उसे मिल जाता था। हर सुबह उसका बदन दर्द से फटता रहता और अब तो जैसे उसे दर्द की आदत सी हो गई थी। बस वह मशीन की तरह उठती थी, नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशान पर मेकअप लपेटती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट का आवरण ओढ़कर बाकी सब काम के साथ घर में लग जाती थी। उसकी जेठानी उसे छेड़ती, क्या बात है देवरानी जी, लगता है रात में सही से सोई नहीं थी क्या? रात के दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी होली का त्यौहार आ गया। पम्मी का भाई और भाभी, पम्मी के ससुराल वालों के लिए नई नई शादी हुई थी। महेश और पम्मी की तो कुछ सामान लेकर पम्मी के घर आते हैं। पम्मी अपनी भाभी से लिपटकर खूब रोती है। उसकी भाभी उसे समझाती है कि पम्मी, अब यह तुम्हारा ससुराल है और यही तुम्हारा घर भी है। पम्मी की सास रेखा जी पम्मी से भैया और भाभी के लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहती हैं। पम्मी और उसकी जेठानी नाश्ता के लिए रसोई में जाती हैं। पम्मी की हड़बड़ाहट में सर का पल्लू नीचे गिर जाता है। तभी उसकी जेठानी कुसुम की नज़र उसकी खुली पीठ पर पड़ गई। उसकी गोरी पीठ पर दांतों के निशान देखे तो कुसुम स्तंभ रह गई। जेठानी ने पम्मी के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए पूछा, पम्मी तुम ठीक तो हो? पम्मी ने घबराकर अपनी पलकों को ऊपर उठाया। जेठानी जी ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? उसकी आंखों में पानी देखकर कुसुम मानो उसके दिल की हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पम्मी तुम्हारे और देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? तुम अपनी भाभी को इतना पकड़कर क्यों रो रही थी और तुम्हारे पेट में इतना नीला क्यों है? देखो तुम मुझे दीदी कहती हो, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। मैं कई दिन से देख रही थी कि तुम परेशान सी लग रही थी। जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा और पम्मी अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर उसने दबे शब्दों में उसे बता दिया कि उसका पति रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। यह सब जानकर कुसुम को गहरा झटका लगा, क्योंकि महेश बाकी परिवार वालों के सामने बहुत ही सभ्य व्यवहार करता था। दुनिया वालों की नज़रों में वह एक आदर्श बेटा, आदर्श देवर और सज्जन नागरिक था, लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वह कैसे हिंसा कर उठता था। कुसुम ने पम्मी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी या फिर अपने घर में किसी को बता सकती थी। पम्मी नज़रें चुराते हुए बोली, दीदी मुझे शर्म आती है। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को यह सब पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। कुसुम से समझाते हुए बोली, ठीक है तुम यह बात अपनी भाभी से मत बताना। बहुत औरतें शर्म और लिहाज के कारण ज़िंदगी भर ऐसी तकलीफ़ झेलती रह जाती हैं। केवल औरतें कोई मशीन नहीं होती। मर्द केवल उनका इस्तेमाल करते रहें। उनमें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है, पति को पत्नी का ध्यान रखना भी उसका फ़र्ज़ बनता है ना। तुम्हारे पति में तुम पर अधिकार तो जता लिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फ़र्ज़ निभाया? पम्मी ने सर झुका लिया तो कुसुम हाथ पकड़कर अपनी सासू माँ रेखा जी के कमरे में लेकर गई। रेखा जी उस समय टीवी देख रही थी। कुसुम ने टीवी बंद कर दिया तो रेखा जी बोल पड़ी, अरे बहू टीवी क्यों बंद कर दिया तूने? क्या मुझे टीवी भी नहीं देखने देगी क्या? कुसुम उनके पास बैठे हुए और बोली, मम्मी जी टीवी तो आप बाद में देख लीजिएगा,
पहले तो यह देखिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। इतना कहकर उसने पम्मी की पीठ और हाथों पर निशान रेखा जी को दिखाए और उन्हें सारी बात बता दी। रेखा जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा व्यवहार करेगा। वह जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा जी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। आज जैसे पम्मी को तपते मन को एक शीतल मिल गई थी। उसका परिवार उसके साथ शाम को जब महेश ऑफिस से घर आया तो उसके पिता रामचंद्र जी ने उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। महेश पिता के कमरे में पहुंचा तो रामचंद्र जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने का माध्यम समझते हैं वह अपने जीवन संगनी के साथ बहुत गलत करते हैं। पिता की बात सुनकर महेश शक्बका गया। उसके चेहरे का रंग उतरने लगा मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? रामचंद्र जी ने गंभीर आवाज़ में बोले, देखो बेटा, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम रात में मोबाइल देखते हो और बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह भी एक जीती जागती इंसान है, कोई मशीन नहीं। उसमें भी भावनाएं हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए ना, कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी का पीड़ा पहुंचाकर तुम्हें अपने दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है? पिता की आवाज़ सुनकर महेश ने सर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह दबे हुए स्वर में बोला, पापा, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है। मैं एक अलग इंसान ही बन जाता हूँ। मैं भी इसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वह सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर और ज़्यादा गुस्सा हो उठता हूँ। साथ में मुझे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है। मैं रोज़ मन ही मन निश्चय करता हूँ कि आज उसे तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वह रोने लगता है। रामचंद्र जी ने कहा, मोबाइल में जो दिखाया जाता है वह सही नहीं रहता। आखिर पम्मी तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारे और अपने घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। तुम्हें भी उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। महेश ने अपनी गलती की, पम्मी से माफ़ी मांगी। अब वह अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता और सुख दुख में उसका साथ देता था, उसके मनोभाव को समझता था, और जब वह प्यार से उसके करीब आता तो दोनों के रिश्तों में प्रेम सुधा बहने लगती थी। और तब पम्मी भी प्रेम के मीठे एहसास से भी उठती थी, क्योंकि अब उसका पति उसे सच्चे दिल से जो प्यार करता था, उसके सुख दुख की बातों को सुनता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।